हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम वरुण है और आज हम इस सेशन में बिहार एसआई के जितने भी पीवाईक्यू इंडियन इकोनॉमी भारतीय अर्थव्यवस्था से है उनमें से कुछ प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। और ये सेशन अब लगातार हर विषयों का आपके इस ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आता रहेगा। आज हम लोग यहाँ पे कुछ 20-25 प्रश्नों को देखते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है कि रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि होने से क्या प्रभाव पड़ता है। यहां पे कुछ चीजों को समझने की जरूरत है। रिवर्स रेपो रेट का जो संबंध है ये बेसिकली किससे है? तो ये मौद्रिक नीति से है। इसका संबंध किससे है? मौद्रिक नीति से है। और आप सबको पता है कि मौद्रिक नीति, जिसे हम इंग्लिश में मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? इसे हम मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। जिस मॉनेटरी पॉलिसी की जो प्रक्रिया है, इसे रेगुलेट करने का काम किसका है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है, आरबीआई का। किसका है? आरबीआई का ये काम है, ठीक है। और ये जो आरबीआई है, इसके अंतर्गत एक मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी बनती है, जिसे हम क्या कहते हैं? एमपीसी, मौद्रिक नीति समिति बनती है। ये 6 सदस्यों वाली समिति होती है। याद रखिएगा कि इस समिति में कितने सदस्य होते हैं? 6 सदस्य होते हैं। और ये 6 सदस्यों वाली कमिटी के द्वारा प्रत्येक 2 माह पर, कितने? प्रत्येक 2 माह पर यह मौद्रिक नीति प्रत्येक 2 माह पर यह बनाई जाती है, ठीक है। अब बात आती है कि ये जो रिवर्स रेपो रेट है, ये जो प्रश्न में लिखा हुआ है कि रिवर्स रेपो दर क्या है या रिवर्स रेपो रेट क्या है, तो इसको समझिए एक बार। बेसिकली जैसे मान लिया जाए कि ये है आरबीआई, ठीक है। ये क्या है? ये है पूरी बैंकिंग व्यवस्था। और ये हमारा पूरा का पूरा क्या है? हमारा बाजार है। ये पूरा का पूरा क्या है? ये पूरा का पूरा हमारा बाजार है। अब इस बाजार से जो मुद्रा का प्रवाह है वो कैसे होता है, इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। ये अगर समझ गए ना तो बड़ा आसान है। ये देखिए, जैसे अगर मुद्रा का प्रवाह बाजार में आता है तो वो आरबीआई से पहले कहां आएगा? बैंक में। और फिर बैंक से कहां आएगा? बाजार में। और फिर ये रिटर्न कैसे आता है? तो बाजार से बैंक में और बैंक से आरबीआई में। तो कहती है कि जब एक बैंक अपने एक्सेस पैसा को आरबीआई के पास क्या करता है? जमा करता है। आरबीआई के पास क्या करता है? आरबीआई के पास जमा करता है। और इस जमा राशि पर आरबीआई बैंकों को क्या देती है? आरबीआई बैंकों को ब्याज देती है। इसी ब्याज की दर को हम क्या कहते हैं? रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। तो देखिए, अगर आरबीआई के द्वारा रिवर्स रेपो दर को बढ़ाया जाएगा तो बैंक अधिक से अधिक पैसा क्या करेगा? जमा करेगा। और कहां से पैसा ला करके जमा करता है? तो जो जमा पैसा कहां से होता है? बाजार से बैंक में होता है। यह जमा की दर भी बढ़ेगी, जिसके कारण बाजार में जो तरलता है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि जब भी आरबीआई के मौद्रिक नीति के द्वारा रिवर्स रेपो दर को बढ़ाई जाती है तो जो तरलता है वो तरलता क्या हो जाता है? घट जाता है। अर्थात इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कहता है कि अप्रैल 2023 में प्रमुख फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने कितने वर्ष पूरे किए हैं? तो आप सबको बता दूं कि ये जो पीएमएफवाई है, इसकी जो शुरुआत है ये जनवरी 2016 में किया गया। और कहते हैं कि 2023 में, कब पूछा जा रहा है? अप्रैल 2023 में इसके कितने वर्ष पूरे हुए हैं? तो 16 4 20 और 3 23, अर्थात 7 वर्ष इसके पूरे हो गए हैं। तो आपके जो प्रश्न है ना, इन प्रश्नों में सरकार के द्वारा, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जाती है, उन योजना की प्रारंभिक अवधि, योजना का कार्य, योजना का उद्देश्य, इन सब से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो प्रश्न है कि भारत में प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण, जिसे हम इंग्लिश में इकोनॉमिक सर्वे कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? इकोनॉमिक सर्वे कहते हैं। और आपको पता है कि ये जो इकोनॉमिक सर्वे है ये बजट से एक दिन
पूर्व ये आता है। कितने दिन पूर्व आता है? ये 1 दिन पूर्व आता है। और ये जो है प्रक्रियाएं इसको पूर्व लाने की, ये 31 जनवरी को, कितने जनवरी को? प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 31 जनवरी को आर्थिक सर्वेक्षण, इकोनॉमिक सर्वे को पेश किया जाता है। किसके द्वारा पेश किया जाता है? तो ये पेश करने का काम फाइनेंस मिनिस्टर का होता है। ठीक है, क्योंकि आप सबको पता है कि बजट और बजट से संबंधित जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सदन के सामने पेश करने का काम केंद्र में और राज्य में, दोनों जगहों पर राज्य और केंद्र के जो वित्त मंत्री होते हैं, राज्य वित्त मंत्री राज्य में, और जो केंद्रीय सेंट्रल जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं उनके द्वारा केंद्र के बजट को पेश किया जाता है। और बजट से 1 दिन पूर्व आर्थिक सर्वेक्षण को पेश किया जाता है। तो याद रखिए कि आर्थिक सर्वेक्षण को पेश करने का काम कौन करती है? फाइनेंस मिनिस्टर करती है। और इसकी प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? वित्त मंत्रालय, जो भारत सरकार की वित्त मंत्रालय, उसके द्वारा किया जाता है। वही पूछे कि राज्य आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा किया जाएगा? तो उस राज्य के जो वित्त मंत्रालय हैं उनके द्वारा किया जाएगा। और किसके द्वारा सदन में पेश किया जाता है? तो पेश करने का काम उस राज्य के वित्त मंत्री का होता है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि कौन सी भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय निगम है? इसको हम लोग मल्टीनेशनल कंपनी कहते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी कहते हैं, जिसको हम लोग शॉर्ट में एमएनसी कहते हैं। बहुराष्ट्रीय का अर्थ होता है कि जो कंपनी एक से अधिक राष्ट्र में क्या कर रहा है? वो अपना व्यापार करता है, अर्थात उसका वहां पर उत्पादन प्रक्रिया वगैरह जो है ये होती है, उस कंपनी को बहुराष्ट्रीय मल्टीनेशनल कंपनी कहते हैं। तो कहता है कौन सा मल्टीनेशनल है? सबसे पहला बीएसएनएल। तो आपको पता है कि भारत संचार जो निगम है, ये जो बीएसएनएल है, ठीक है, तो बीएसएनएल तो ये भारत सरकार की ये एक संचार कंपनी है। ये क्या है? ये भारत सरकार की एक कैसी कंपनी है? ये भारत सरकार की एक संचार कंपनी है। और इसका जो शाखा है वो सिर्फ किसमें है? सिर्फ भारत में है। अर्थात ये जो है ये राष्ट्रीय कंपनी है। याद रखिएगा, ये राष्ट्रीय कंपनी है, ये बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। ठीक है, तो कहता है कौन सा नहीं है? तो ये जो बीएसएनएल है ये बहुराष्ट्रीय नहीं है, ये राष्ट्रीय कंपनी। क्योंकि टाटा मोटर्स, आप देखते हैं कि टाटा मोटर्स विश्व के कई राष्ट्रों में ये कार्य करते हैं। इसके बाद एशियन पेंट, बहुत सारे राष्ट्रों में एशियन पेंट का है। इसका देखिए कि रनबैक्सी जो मेडिसिन बनाती है, बहुत सारे राष्ट्रों में इसकी मैन्युफैक्चरिंग और इसकी जो ट्रेडिंग एक्टिविटी होती है, बहुत सारे राष्ट्रों के साथ इसका व्यापारिक संबंध है। तो ये सब एमएनसी है, अर्थात मल्टीनेशनल बहुराष्ट्रीय कंपनी है। लेकिन बीएसएनएल जो है ना, ये सिर्फ भारत में है इसकी, और वो भारत में इसकी जो प्रतिशत बहुत ही कम है। नेक्स्ट, कहता है कि भारत के राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन का क्या उत्तरदायित्व है? इसको शॉर्ट में हम लोग कहते हैं एनएसएसओ। इसको इंग्लिश में कहा जाता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। और इसकी जो स्थापना है वो 1950 में किया गया, 1950 में किया गया। जैसे भारत में 2 संगठन थी। 1950 में एस्टैब्लिश्ड एक संगठन है जिसका नाम था एनएसएसओ, और 1951 में एस्टैब्लिश्ड एक संगठन था जिसका नाम है सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय। और एनएसएसओ का क्या नाम है? तो राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। बाद में इसके नाम को संगठन के जगह पर कार्यालय कर दिया गया था। और आपको बता दूं कि इन दोनों संगठनों को मिलाकर 2019 में एक संगठन बनाया गया जिसका नाम है एनएसओ। याद रखिएगा, ये सीएसओ है, लेकिन जो नया संगठन बना उसका नाम क्या है? एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय। ठीक है, तो ये कब बना दिया गया? 2019 में। ये प्रश्न में पूछा गया है कि एनएसएसओ का कार्य क्या है। तो देखिए, ये जो एनएसएसओ है ये असंगठित कार्य करता था, ये असंगठित कार्य करता था। और ये जो सीएसओ है ये संगठित कार्य करता था। अर्थात जितने भी, जैसे बेरोजगारी का डेटा निकालना है, गरीबी का डेटा निकालना है, ये सब डेटा एनएसएसओ का काम था। लेकिन राष्ट्रीय आय का डेटा निकालना है, ये सब काम सीएसओ को था। और दोनों का काम वर्तमान में किसके द्वारा किया जाता है? एनएसओ के द्वारा किया जाता है। तो यहां पे पूछा गया कि एनएसएसओ का क्या कार्य है? तो एनएसएसओ का कार्य है कि राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी सर्वेक्षण कार्य होते हैं असंगठित क्षेत्र के, उन सभी सर्वेक्षण कार्य को एनएसएसओ के द्वारा किया जाता है।
अगला प्रश्न है कि भारत में मनरेगा कब लागू किया गया। तो आप सबको पता है कि ये जो नरेगा है, नरेगा, ये नरेगा एक्ट आया है 2005 में। बिहार के ही उस समय के ग्रामीण विकास मंत्री थे रघुवंश प्रसाद सिंह, वैशाली के सांसद भी थे, लोकसभा सांसद थे। उन्हीं को नरेगा मैन के नाम से भी या मनरेगा मैन के नाम से भी जाना था, क्योंकि उन्हीं के द्वारा इसकी पूरी स्ट्रक्चर को तैयार किया गया था। ये जो बेसिकली नरेगा जो 2 अक्टूबर 2009 में, इसके जो नाम है, इस नाम को 2 अक्टूबर 2009 में बदलकर, इसको क्या किया गया, इसको बदलकर इसके नाम को क्या कर दिया गया, मनरेगा कर दिया गया। क्या कर दिया गया, मनरेगा कर दिया गया। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है, ये कानून है, ये कोई योजना नहीं है। इसे 2005 में पार्लियामेंट से पारित करवाया गया है। ये बेसिकली जो एक्ट है, इस एक्ट को 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के जो बंदापाली क्षेत्र है वहां पर इसे शुरू किया गया था। अनंतपुर जो जिला है वहां पर एक बंदापाली ग्राम है, वहां पर प्रधानमंत्री उस समय थे मनमोहन सिंह, उनके द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया था। और इसमें बेसिकली जो रूरल डिस्ट्रिक्ट होते हैं, किसका, जो रूरल डिस्ट्रिक्ट होता है, जो रूरल डिस्ट्रिक्ट होता है, सिर्फ उसी में इसको लगाया गया है। रूरल डिस्ट्रिक्ट अर्थ है जो ग्रामीण जिला है, क्या है, जो ग्रामीण जिला है, उसी ग्रामीण जिला में इसको लागू किया जाता है। अर्थात जो शहरी जिला है, जैसे अगर हम एनसीआर की बात करते हैं, हम दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें यह लागू नहीं होगा, यह हमेशा ग्रामीण जिला में होगा। क्योंकि यह जो एक्ट है, इस एक्ट के तहत एक वर्ष में 100 डेज, कितने, 100 डेज के जॉब गारंटी की इसमें लक्ष्य ली गई है, या इसका उद्देश्य है कि एक वर्ष में अर्थात 365 दिन में 100 दिन की जॉब गारंटी दिया जाएगा। और इसमें जो कार्य हैं वो कार्य बेसिकली ग्रामीण जो विकास से संबंधित कार्य वही करवाई जाती है। और ये अनस्किल्ड लेबर के लिए है, ये स्किल्ड और सेमी स्किल्ड के लिए नहीं है। इसलिए इस योजना को किस प्रकार के जिलाओं में लागू किया गया है, तो जो ग्रामीण जिला है, ग्रामीण जिला में इसे लागू किया गया है। और इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो आंध्र प्रदेश में इसका इनॉग्रेशन हुआ था। कब, 2 फरवरी 2006 को हुआ था। किसके द्वारा, तो उस समय प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह के द्वारा, उनके द्वारा ये इनॉग्रेशन किया गया था। अगला प्रश्न है कि सरकार फसलों के समर्थन में कौन से मूल्य की घोषणा करती है। देखिए, आपको पता है कि 1966-67 में हम लोग को पता है कि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है, जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है, इस ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई। और ग्रीन रिवॉल्यूशन में जो किसान हैं, उन किसानों के जो उपज हैं, उस उपज को पहले सिक्योर करने के लिए सरकार के द्वारा, जो हमारी जो कृषि मंत्रालय है उनके द्वारा एमएसपी जारी किया जाता है। क्या कहता है, एमएसपी जारी किया जाता है, न्यूनतम समर्थन जो मूल्य है उसे जारी किया जाता है। ठीक है, अर्थात जो सरकार मूल्य की घोषणा करती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी कहते हैं। और इस एमएसपी को जारी करने का जो कार्य है वो बेसिकली किसका है, तो कृषि लागत और मूल्य आयोग है, इसी का काम है एमएसपी को जारी करना। अर्थात कृषि लागत और मूल्य आयोग का गठन किया जाता है और इसके द्वारा रबी, खरीफ और कमर्शियल क्रॉप मिलाकर के 22 फसलों का मूल रूप से एमएसपी जारी किया जाता है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी। टोटल लिटरेसी रेट, यहां पे मेल फीमेल को अलग अलग किया नहीं गया है। तो आपको बता दूं कि 2011-12 के जनगणना के अनुसार भारत की जो साक्षरता दर थी वो 73% थी प्रारंभिक दौर में, जो कि आगे चल करके ये 73 से बढ़कर 74.04 हो गया था। अगर हम इसमें महिला और पुरुष को अलग अलग करते हैं तो पुरुष साक्षरता दर जो है भारत की 2011-12 जो जनगणना हुई उसके अकॉर्डिंग 82.14% है। वही जो महिला जो शिक्षा की दर है, साक्षरता दर है, वो 65.46% उस समय आकलित किया गया था। नेक्स्ट,
अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय किसके बराबर होता है। देखिए आपको इसका चैनल बताते हैं। राष्ट्रीय आय के कंसेप्ट जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हम 3 चीजों को पढ़ते हैं। पहला पढ़ते हैं जीडीपी, फिर हम पढ़ते हैं एनडीपी, फिर हम यहीं पर एक और पढ़ लेते हैं जीएनपी, और हम अंत में पढ़ते हैं एनएनपी। ठीक है, इसको कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद, इसको कहते हैं शुद्ध घरेलू उत्पाद, इसको कहते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद, और इसको कहते हैं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो आपको बता दूं कि 2017 से पूर्व इसमें थोड़ी सी परिवर्तन थी। 2017 से पूर्व जो एनएनपी निकलता था, इस एनएनपी को बाजार मूल्य पर, किस मूल्य पर, बाजार मूल्य पर निकालने के बाद उसी को हम क्या कहते थे, उसी को हम राष्ट्रीय आय कहते थे। लेकिन 2017 के बाद कहा गया कि नहीं, हम राष्ट्रीय आय के आकलन जो एनएनपी से करते हैं अब हम किस पर करेंगे, तो अब हम साधन लागत पर करेंगे। किस पर करेंगे, साधन लागत पर करेंगे। ठीक है, अर्थात अगर वर्तमान में देखा जाए तो जो एनएनपी फैक्टर कॉस्ट है इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। ठीक है, पुराने जो कोई बुक होंगे वहां पर एनएनपी मार्केट प्राइस भी लिखा हो सकता है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न कहता है कि बिहार में प्रचलित कीमतों पर 2019-20 में विशुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की समृद्धि दर कितनी थी। देखिए यहां पे थोड़ा सा इस प्रकार के जो प्रश्न है इसमें थोड़ा सा आप लोग बचिएगा। इसमें क्या है कि ये जो प्रश्न ये 19-20 का है, तो 19-20 के डेटा को देखने की कोई जरूरत अब नहीं है। अब जो भी डेटा आपको देखना है वो 2023-24, 2024-25 के डेटा को आपको देखना है। ठीक है, और इस डेटा में आपको दोनों देखना है, कौन कौन, भारत का डेटा भी और साथ में किसका डेटा, बिहार का डेटा भी देखना है। अब यहां पे कहता है कि घरेलू उत्पाद की समृद्धि दर कितनी थी, अर्थात जो एक स्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है एसजीडीपी, इसको देखना होता है। लेकिन जब भारत की हम बात करते हैं तो उसमें हम क्या देखेंगे, जीडीपी देखेंगे। जैसे हम अगर आपको बता दें कि 2023-24 में, अगर हम 2024-25 की बात कर लेते हैं, 2024-25 में जो भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट अभी तक देखा गया है वो 6.4% का था, जो कि अगले वर्ष 25-26 में ये 6.5% का लक्ष्य लिया गया है। तो इसलिए इस टाइप के जो प्रश्न है, इस प्रश्न को मैं इसलिए यहां पे लाया हूं ताकि आप यहां पे देख लें कि इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। दूसरा, इसमें कह रहा है कि प्रचलित कीमतों पर 2011-12 यहां पे अगर कर दिया तो देखिए कोई भी जो हम डेटा निकालते हैं, कोई भी जो अगर हम डेटा निकालते हैं तो उस डेटा में दो होता है, एक तो चालू मूल्य पर, ठीक है, और दूसरा इसमें आपको क्या करा है, दूसरा करा है प्रचलित कीमत पर, और दूसरा प्रचलित कीमत पर, प्रचलित मूल्य पर। ठीक है, ये जो चालू कीमत है ये उस वर्ष को कहते हैं जिस वर्ष डेटा की गणना की गई है, और इसको हम लोग नॉमिनल भी कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉमिनल भी कहते हैं। और ये जो प्रचलित मूल्य है ये बेसिकली आधार वर्ष मूल्य होता है, और इसको हम लोग रियल कहते हैं। क्या कहते हैं, रियल कहते हैं। जैसे अभी देखा जाए तो हमारा जो आधार वर्ष है, वर्तमान में अगर हम आधार वर्ष की बात करें तो अभी हमारा आधार वर्ष 2011-12 है। लेकिन जो गोल्डर समिति की रिपोर्ट आई है, गोल्डर कमिटी का जो अभी रिपोर्ट आया है, इस कमिटी के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2026 से हो सकता है सरकार आधार वर्ष कब ले, 2022-23 को ले, अर्थात अगले वर्ष से संभावना है कि जो आधार वर्ष 11-12 वो चेंज हो जाएगा। इसलिए इस प्रकार के प्रश्न का मैं उत्तर इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि इसका कोई उत्तर का संबंध नहीं है, प्रश्न पुराना है, लेकिन इस आधार पर आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है कि मानव विकास सूचकांक, जिसे हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी कहते हैं, एचडीआई, और आपको बता दूं कि 1990 के दशक में पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम है महबूब उल हक। क्या नाम है इनका, महबूब उल हक के द्वारा यह ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक के पूरे स्ट्रक्चर को तैयार किया गया था। कहेंगे सर इसमें है क्या,
तो बेसिकली अगर हम देखें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इनके 3 पहलू हैं, 3 आयाम हैं। पहला है एजुकेशन, दूसरा है हेल्थ और तीसरा है आप कह सकते हैं आय। ठीक है, क्योंकि आय के आधार पर, अर्थात पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, इन तीनों आंकड़े के आधार पर इस डेटा को तैयार किया जाता है। और ये जो डेटा है, इस डेटा को यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रकाशित किया जाता है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि 2023 में यूएनडीपी के द्वारा जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक जारी किया गया, उसमें भारत की रैंकिंग क्या है और प्रथम रैंक किस राष्ट्र को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि भारत का राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश जो जनगणना 2011-12 में साक्षरता दर में तीसरा सर्वाधिक मान रखता है, कहता है कि तीसरा सर्वाधिक मान रखने वाला कौन है। अब देखिए यहां पर इन्होंने क्या किया है, राज्य के साथ साथ इन्होंने यूनियन टेरिटरीज को भी काउंट कर दिया। क्या भाई, सबको एक साथ मिलाओ और कहो कि जो साक्षरता का जो इन्होंने रिपोर्ट दिया था, किसका रिपोर्ट, साक्षरता का रिपोर्ट दिया था, इसमें इन्होंने कहा कि टॉप 3 में कौन है। इसमें क्या कहा गया कि टॉप 3 में इसमें कौन है। तो आपको बता दूं कि टॉप 3 में अगर सबका देखा जाए तो सबसे पहला रैंक हमेशा किसका होता है, केरल का, हमेशा से लगभग। और सबसे निचले में हम रहते हैं, बिहार रहता है। दूसरा लक्षद्वीप और तीसरा मिजोरम, चौथा गोवा और पांचवा त्रिपुरा। केरल का अगर देखें आप साक्षरता दर ओवरऑल तो 94% है। मिजोरम का अगर आप देखें तो 91.3% है और लक्षद्वीप का 91.8% है। अर्थात इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो इस टॉप 3 में कौन आता है, तो टॉप 3 में जो तीसरा नंबर है वो तीसरा सर्वाधिक मान किसका है, तो तीसरा सर्वाधिक मान मिजोरम का है। कितना है, 91.3% है। तो ये टॉप 3 हो गया। नीचे से टॉप 3 में कौन है, तो देखिए सबसे नीचे से है कौन, बिहार 61.8%, दूसरा अरुणाचल 65.4% और तीसरा कौन है नीचे से, राजस्थान 66.1%। तो सबसे हाईएस्ट रेट ऑफ लिटरेसी, सबसे अधिक साक्षरता दर किसका है, केरल का, और सबसे कम साक्षरता दर किसका है, बिहार का। पुरुष महिला दोनों के केस में यही उत्तर इसका होगा। अगला प्रश्न कहता है कि पूर्ति के नियम के अनुसार एक वस्तु की कीमत एवं उसकी पूर्ति मात्रा के मध्य कैसा संबंध होता है। देखिए आप जब भी पढ़ते हैं, जब हम नियम पढ़ते हैं, खास करके बाजार का नियम जब पढ़ते हैं तो यहां पे हमें 2 पढ़ना पड़ता है। एक तो मांग का नियम और दूसरा आता है पूर्ति का नियम। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई। इसको एक बार तो समझिए। मांग का नियम कहता है कि जब मूल्य घटेगा तो इस केस में मांग बढ़ जाएगा, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, मूल्य घटेगा तो ग्राहकों को सस्ता में मिलेगा वस्तु, ग्राहक अपने उतने ही पैसे से अधिक वस्तु का क्रय करेगा तो वस्तुओं की मांग बढ़ जाएगी। ऐसे मूल्य घटने से मांग का दर में बढ़ोतरी पहले से अधिक होती वही अगर मूल्य को बढ़ा दिया जाए तो हम लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो कम हो जाता है, जिसका डिमांड कम हो जाती है। लेकिन यहां पर आपूर्ति के केस में ये उल्टा है। आपूर्तिकर्ता को लाभ कब मिलेगा, जब अधिक मूल्य मिलेगा, और अधिक मूल्य मिलेगा तो उसे लाभ मिलेगी तो चाहेगा कि हम अधिक से अधिक वस्तु को क्या करें, बाजार में भेजें और अधिक से अधिक वहां से लाभ कमाएं। तो पूर्ति के केस में क्या होता है कि जैसे ही मूल्य बढ़ेगी, ये जो पूर्ति करता है, उत्पादन करता है, वो पूर्ति के दर को बढ़ा देगा, और जैसे ही मूल्य में गिरावट आएगा, ये पूर्ति की जो दर है इसे ये क्या करेगा, कम कर देगा। क्योंकि आप सबको पता है कि मूल्य बढ़ने पर लाभ का जो दर है वो बढ़ जाता है और मूल्य घटने पर लाभ की दर कम हो जाती है। तो अधिक लाभ होगा तो अधिक बना के बेचेगा, कम लाभ होगा तो कम बना करके बेचेगा। अर्थात पूर्ति के केस में मूल्य और पूर्ति के बीच कैसा संबंध है, समानुपाती संबंध है। और मांग के केस में मूल्य और मांग के बीच कैसा संबंध है, वे उत्क्रमानुपाती संबंध है। अर्थात यहां पर संबंध नेगेटिव है, यहां पर संबंध हमेशा पॉजिटिव होता है। तो याद रखिएगा कि इसका जो नियम है, इस नियम के तहत, इस नियम में मूल्य और आपूर्ति के बीच कैसा संबंध है,
धनात्मक, और इस नियम के तहत मूल्य और मांग के बीच कैसा संबंध है? ऋणात्मक संबंध है। तो याद रखिएगा कि पूर्ति के नियम में कीमत के साथ इनका कैसा संबंध है? इनका धनात्मक संबंध है, अर्थात कीमत बढ़ेगी तो पूर्ति बढ़ेगी क्योंकि लाभ बढ़ जाती है, और कीमत घटेगी तो लाभ कम होगी, तो आपूर्ति को भी कम कर दिया जाता है। अगला प्रश्न कहता है कि व्यवसायिक बैंक अर्थात कॉमर्शियल बैंक, जो सामान्य बैंक, उसका कार्य क्या है? तो देखिए, बैंक का जो मेन काम है वो है एक्सेप्ट डिपॉजिट, अर्थात डिपॉजिट को स्वीकारना, और ग्रांट लोन, और ग्राहकों को कर्ज देना। ठीक है, डिपॉजिट लेना क्या करता है? ये डिपॉजिट लेना और लोन देना इसका मुख्य कार्य है। कहेंगे सर क्यों मुख्य कार्य है? तो देखिए, अगर ये डिपॉजिट लेता है, और ये डिपॉजिट किस पर लेगा? लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, ये ब्याज की दर क्या लेता है? कम ब्याज दर पर वो जमा लेगा, और जब आप जाइएगा लोन लेने तो ये आपसे उच्च ब्याज दर लेगा। क्या लेगा? ये उच्च ब्याज दर लेगा, और यही बैंक का मूल काम है। आप जमा कीजिएगा तो 4% और कर्ज लिएगा तो 8%, तो यही मूल काम है बैंक का। तो कभी अगर क्वेश्चन पूछता है कि एक व्यवसायिक बैंक का प्राथमिक कार्य क्या है, तो यही है जमा स्वीकार करना और लोन देना। तो यहां पे देखिए कि जमा स्वीकार करना और ऋण देना यह एक बैंक का प्राथमिक कार्य है। अगला कहता है कच्चा माल सम्मिलित किया जाता है। देखिए, हम लोगों का जो साधन है, या आप कह सकते हैं जो संसाधन है, इसमें जो भौतिक पूंजी होता है, क्या होता है? भौतिक पूंजी होता है। भौतिक पूंजी के दो प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं भौतिक पूंजी के? भौतिक पूंजी के दो प्रकार हैं। एक को हम कहते हैं स्थिर पूंजी। क्या कहते हैं? स्थिर पूंजी। ठीक है। और दूसरे कहते हैं कार्यशील पूंजी। दूसरे को क्या कहते हैं? कार्यशील पूंजी। ठीक है, कार्यशील पूंजी कहते हैं। कार्यशील पूंजी जिसे हम इंग्लिश में बेसिकली जो ये वर्किंग कैपिटल कहते हैं, और इनको हम फिक्स्ड कैपिटल कहते हैं। वर्किंग कैपिटल में वैसे पूंजी होते हैं जिसका उत्पादन में पूर्णतः उपयोग हो जाता है। उत्पादन में पूर्णतः उपयोग हो जाता है, जैसे कच्चा माल। जैसे कच्चा माल, तो भाई अगर आप उत्पादन करते हैं तो कच्चा माल का 100% वहां पे क्या होता है? 100% वहां पे कच्चा माल का उपयोग होता है। ठीक है। इसके बाद कहता है कि स्थिर पूंजी वो पूंजी होते हैं जो उत्पादन कार्य में संलग्न होते हैं और धीरे धीरे इसमें घिसावट होती है। जैसे जितने भी मशीनरी हैं या जितने भी टूल्स हैं या जो मकान है, जिस मकान के अंदर उत्पादन होता है, वो सब के सब उस कंपनी का कैसा पूंजी होता है? स्थिर पूंजी होता है। तो याद रखिए कि भौतिक पूंजी, फिजिकल कैपिटल के दो भाग हैं। एक को कहते हैं स्थिर पूंजी, एक को कहते हैं कार्यशील पूंजी। तो जो कच्चा माल है, नगद कैश है, ये सब किस में आएगा? कार्यशील पूंजी में आएगा। जितनी भी गाड़ियां हैं, जितनी भी टूल्स हैं, जितनी भी मशीन है, जितना भी घर है, ये सब के सब किस में आएगा? स्थिर पूंजी में आएगा। तो याद रखिए कि कच्चा माल किस में सम्मिलित किया जाता है? तो कच्चा माल को कार्यशील पूंजी में सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि 1991 में भारत में आर्थिक सुधार को अपनाने का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था? आप सबको पता है कि 1991 में एलपीजी पॉलिसी आया था। क्या आया था? एलपीजी पॉलिसी आया था, जिसे नई आर्थिक नीति के नाम से जाना है। इसको हम लोग न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी कहते हैं, जिसको हम लोग एलपीजी के नाम से जानते हैं। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, जिसको हम लोग हिंदी में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के नाम से भी जाना जाता है। अब इसका मूल कारण क्या था? दूसरी बात, ये जो एलपीजी पॉलिसी आया है, इसको एक और नाम से जाना जाता है, राव मनमोहन नीति। राव मनमोहन
नीति के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस समय वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? मनमोहन सिंह। और पीवी नरसिम्हा राव उस समय क्या थे? तो पीवी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे उस समय। और बेसिकली ये जो प्रक्रिया है इसलिए लाया गया क्योंकि 1990 के दशक के प्रारंभ में ही भारत में आर्थिक संकट, खास करके विदेशी मुद्रा भंडार में बहुत अधिक गिरावट हुई और हमारे पास विदेशी मुद्रा बस इतना बच गया था कि अब एक सप्ताह तक, एक वीक तक ही हम विदेशों से वस्तु खरीदकर अपने यहां के रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते थे। उसी समय जब ये लोग अंतरराष्ट्रीय संगठनों के पास गए, विश्व बैंक, आईएमएफ के पास, तो उन्होंने सुझाव दिया कि आप अपने यहां जो इकोनॉमिक पॉलिसी है उस इकोनॉमिक पॉलिसी में परिवर्तन लाइए। और उसी समय मनमोहन सिंह के नेतृत्व में एक नई योजना, नई आर्थिक नीति लाई गई जिसे एलपीजी पॉलिसी, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के नाम से जाना जाता है। तो इसका मूल कारण क्या था? इसका मूल कारण था भुगतान संतुलन का संकट, क्योंकि उस समय हमारे पास जो विदेशी मुद्रा भंडार है, हमारा जो विदेशी मुद्रा जो भंडार है, यह विदेशी मुद्रा भंडार बहुत ही कम हो गया था, कह सकते हैं खाली हो गया था, जिसके कारण सरकार को न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को इंप्लीमेंट या इंपोज करना, लागू करना पड़ा था। नेक्स्ट कहता है, इनमें से कौन सा जापान की मुद्रा का नाम है? देखिए, जब भी मुद्रा के नाम की बात आती है ना, मुद्रा के नाम का बात आता है, तो याद रखिएगा 5 मुद्रा का नाम आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि 5 जो मुद्रा है इसको आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय जो मुद्रा कोष है, इसके 5 करेंसी है: डॉलर, पौंड, यूरो, एन और युआन। युआन को रिनमिनबी कहा जाता है और युआन जो है ना, ये चाइना का है करेंसी। तो याद रखिएगा, जो युआन है ये किसका है? ये चाइना का है और इसको रिनमिनबी भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? रिनमिनबी भी कहते हैं। जो सबसे अंत में जो आईएमएफ की मुद्रा उसमें इसको जोड़ा गया है। और ये जो एन है, ये एन जो है ये किसकी करेंसी है? तो ये जापान की करेंसी है। तो आईएमएफ की कितनी मुद्रा है? आईएमएफ के 5 मुद्रा है: डॉलर, अमेरिकी डॉलर, पौंड, यूरोपीय यूनियन का यूरो, एन और युआन। तो ये 5 से भी पूछा प्रश्न जाता है। नेक्स्ट कहता है कि मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? कहता है कि मनी का मुख्य कार्य क्या है? तो मनी इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंजिंग। मुद्रा का मूल कार्य है वस्तु तथा सेवा के आदान प्रदान में एक माध्यम का काम करना। जैसे मान लिया जाए कि आपसे मैं कॉपी खरीदा, तो उस कॉपी के बदले कुछ मुद्रा दिया। कितना मुद्रा दिया? तो उस कॉपी का जितना मूल्य था। अर्थात एक तो है कि वस्तु तथा सेवा के खरीद बिक्री में यह एक माध्यम का काम करता है। दूसरा, उस वस्तु तथा सेवा के मूल्य निर्धारण का काम भी कौन करता है? मुद्रा करता है। कि भाई ये कॉपी का दाम 20 रुपया, तो आप 20 का नोट दीजिए, हम आपको कॉपी दे देंगे। तो 2 काम हो गया। एक तो कॉपी लेने के लिए कुछ देना पड़ा, कितना देना पड़ा? तो एक मुद्रा की वैल्यू वहां पर देनी पड़ी है। अर्थात याद रखिएगा कि मुद्रा का मूल काम क्या है? तो एक तो विनिमय का काम करना और दूसरा उसके मूल्य का मापन करना। कि भाई मैंने बोला कि भाई उस कॉपी का मूल्य कितना है? 20 रुपया है, तो ये उसका मूल्य मापन हो गया। और हमने आपको एक नोट दिया, हमने आपको एक नोट दिया, कितने मूल्य का? 20 रुपए मूल्य का, तब जाकर के आपने मुझे एक कॉपी दिया। अर्थात मुद्रा का मूल काम क्या है? विनिमय का माध्यम, अर्थात जो खरीद बिक्री का माध्यम है वो, और साथ ही साथ मूल्य का मापन करना। नेक्स्ट कहता है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? सबसे अधिक जो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है वो कौन है? बिहार है, 1106। हमारा जो घनत्व है वो 1106 है। और बिहार में एक राज्य शिवहर, एक राज्य कौन है? एक राज्य है शिवहर। कौन है? एक राज्य है शिवहर। और शिवहर जो है ना, ये सर्वाधिक घनत्व वाला जिला है, 1880। अर्थात शिवहर के 1 वर्ग किलोमीटर में 1880 लोग रहते हैं, जो कि बिहार के 1 वर्ग किलोमीटर में 1106 लोग रहते हैं। अर्थात सर्वाधिक जो जनसंख्या घनत्व है वो भारत में किसका है? बिहार का है। और आपको पता है कि उस जनगणना के अनुसार जो भारत की घनत्व थी वो कितना थी? 300
82 लोग थे, अर्थात 1 वर्ग किलोमीटर में पूरे भारत में औसतन 382 लोग रहते हैं। नेक्स्ट कहता है कि सर्वाधिक प्रचुरता वाला उत्पादन साधन क्या है। देखिए, भारत को लेबर सरप्लस इकोनॉमी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेबर सरप्लस, जिसे हम हिंदी में कहेंगे तो मजदूर प्रचुरता अर्थव्यवस्था या प्रचुर मजदूर अर्थव्यवस्था कहा जाएगा, या कह सकते हैं मजदूर अधिशेष अर्थव्यवस्था इसको कहा जाता है। साथ ही साथ बिहार को भी यही कहा जाता है, कि बिहार एक मजदूर अधिशेष राज्य है, या बिहार की अर्थव्यवस्था मजदूर अधिशेष अर्थव्यवस्था। क्यों? क्योंकि हमारे यहां जितनी मजदूरों की जरूरत है उससे अधिक मजदूर हमारे यहां उपलब्ध हैं। तो याद रखिएगा कि सर्वाधिक प्रचुरता वाला उत्पादन का साधन क्या है? श्रम। अब कहेंगे भाई कितने साधन हैं? तो उत्पादन के मूलतः 4 साधन हैं: भूमि, पूंजी, लेबर, और जो उद्यमी है, ये संगठन या उद्यमी है, ये भी क्या है? ये भी उत्पादन के साधन है। लैंड, लेबर, कैपिटल और जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, इन 4 को हम उत्पादन के साधन कहते हैं, जिसमें सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में कौन पाया जाता है? श्रमिक। क्योंकि हमारा जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी अर्थव्यवस्था है? लेबर सरप्लस इकोनॉमी है, मजदूर अधिशेष अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि 2 सेक्टर अर्थव्यवस्था प्रारूप में समग्र मांग होता है। समग्र मांग क्या होता है? देखिए, हम सबको पता है कि हमारा जो आय है, इस आय के 2 भाग होते हैं। एक होता है व्यय और दूसरा आता है निवेश। दूसरा क्या आता है? निवेश। अर्थात हम कह सकते हैं कि यहां पे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट 2 होता है, और इन दोनों को अगर आप मिला देते हैं तो यही आपका क्या निकल जाता है? आय निकल जाता है। तो कहते हैं 2 सेक्टर प्रारूप में समग्र मांग। तो यहां पर क्या हुआ? यहां पर उपभोग का मांग है। यहां पर कौन सा मांग है? यहां पर जो मांग है यह उपभोग का मांग है। क्या है? उपभोग मांग है। यह क्या है? उपभोग मांग है। और यह क्या है? यह निवेश मांग है। तो इसको हम कह सकते हैं कंजम्पशन और इसको कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट। तो इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि 2 सेक्टर अर्थव्यवस्था के प्रारूप में समग्र मांग क्या है? C+I, अर्थात उपभोग मांग प्लस निवेश मांग। इसी को 2 सेक्टर अर्थव्यवस्था में समग्र मांग कहा जाता है, एग्रीगेट डिमांड कहा जाता है। नेक्स्ट कहता है कि प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से वस्तु का उत्पादन करने वाले क्षेत्र क्या कहलाते हैं? आप सबको पता है कि अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हैं: प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। 3 क्षेत्र हैं। प्राथमिक क्षेत्र में बेसिकली वैसे वस्तुओं को रखा जाता है जो कहां से आते हैं? जो प्राकृतिक संसाधन है, उसको किसमें रखा जाता है? उसको प्राथमिक में रखा जाता है। जैसे कृषि, पशुपालन, वन, डेयरी उद्योग, इन सबको, खनिज, ये सब प्राथमिक क्षेत्र के उत्पाद हैं। और इन्हीं उत्पादों को जब हम औद्योगिक प्रक्रिया के द्वारा, जब हम इन्हीं उत्पादों को एक इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के द्वारा कोई न्यू उत्पाद बनाते हैं, तो इस उत्पाद को किस क्षेत्र में रखा जाता है? द्वितीयक क्षेत्र में रखा जाता है। और ये जो तृतीयक क्षेत्र है, इसे हम लोग सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते थे। याद रखिएगा कि प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से वस्तु का उत्पादन करने वाला जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो उस क्षेत्र को हम लोग द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। तो सही उत्तर क्या जाएगा? द्वितीयक क्षेत्र इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि निम्न में से किस कारण से मांगी गई मात्रा में वृद्धि या कम होती है? तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया लॉ ऑफ डिमांड। हमने आपको बताया है मांग का नियम, मांग का जो नियम मैंने आपको बताया है कि मांग का नियम किसके ऊपर निर्भर होता है? मूल्य के ऊपर। मांग का नियम किसके ऊपर निर्भर होता है? मूल्य के ऊपर। क्या होता है इसमें कि अगर मूल्य बढ़ेगा तो मांग घटेगी, और अगर
मूल्य घटेगी तो इस केस में मांग बढ़ जाएगा। अर्थात साफ साफ दिखाई देता है कि मांग जो है वो किससे संबंधित है, तो संबंधित वस्तु के कीमत में परिवर्तन से संबंधित है। परिवर्तन अगर अधिक होगी अर्थात मूल्य अगर अधिक होगा, मांग रिड्यूस हो जाएगा, घट जाएगा। मूल्य कम होगा तो इसकी मांग बढ़ जाएगी। नेक्स्ट, अगला था कि भारत में सूक्ष्म वित्तीय कंपनी, इसको माइक्रो फाइनेंस कंपनी भी कहते हैं, इसको माइक्रो फाइनेंस कंपनी भी कहते हैं, एमएफसी कहते हैं, का विनियामक प्राधिकरण कौन है? विनियामक प्राधिकरण का मतलब है कि इसको कंट्रोल कौन करता है, इसको कंट्रोल कौन करता है। तो याद रखिएगा कि ये जो वित्तीय कंपनी है इसको कंट्रोल करने का काम किसका है? आरबीआई का है। और आरबीआई एक्ट 1934 के तहत आरबीआई जो माइक्रो फाइनेंस कंपनी है इनको कंट्रोल, नियंत्रित करती है, अर्थात इनको रेगुलेट करने का काम करती है। तो याद रखिएगा कि भारतीय रिजर्व बैंक, जिसको हम लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी कहते हैं, ये जो माइक्रो फाइनेंस कंपनी है उसका ये क्या करता है? विनियामक करता है। नेक्स्ट कहता है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लड, या इसको हम लोग श्वेत क्रांति भी कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? श्वेत क्रांति भी कहते हैं। और आप सबको पता है कि 1970 में श्वेत क्रांति की शुरुआत भारत में हुई थी। वर्गीज कुरियन के द्वारा यह क्रांति शुरू किया गया था। और बेसिकली कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। श्वेत क्रांति का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। आप लोग मुझे कमेंट में बताइए कि राष्ट्रीय जो दुग्ध दिवस है वो किस दिन मनाया जाता है। और ये जो कुरियन के द्वारा श्वेत क्रांति लाई गई है 1970 में, कब लाया गया? 1970 में ये लाया गया था। कब लाया गया था? तो ये 1970 में लाया गया था। और आपको बता दूं कि भारत विश्व का सबसे अधिक दूध उत्पादक राष्ट्र है। सबसे अधिक क्या है? दूध उत्पादक राष्ट्र है। सबसे अधिक दूध उत्पादक राष्ट्र है। यह लगभग पूरे विश्व के दूध का 18% का उत्पादन अकेले कौन करता है? भारत करता है। और दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जो 1970 में क्रांति शुरू की गई उसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से या श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है, जिसमें बेसिकली जो साहिवाल और मुर्रा जो गाय और भैंस की नस्ल है उन नस्लों को यहां पर लाया गया था। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति की क्या परिभाषा है? देखिए, आप एक चीज याद रखिएगा, उपभोग आपका डिपेंड किस पर करता है? दो चीजों पे। उपभोग का जो संबंध है, साथ में सीमांत जो कहते हैं, साथ में क्या कहते हैं? सीमांत। सीमांत का अर्थ होता है अतिरिक्त। सीमांत का क्या होता है? अतिरिक्त परिवर्तन। तो यहां पे कहता है कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का संबंध किससे है? तो उपभोग का संबंध आपके किससे होता है? आय से होता है। तो कहता है कि सीमांत उपभोग का अर्थ क्या हुआ? कि उपभोग में कितना परिवर्तन हुआ, किसके परिप्रेक्ष्य में? आय के परिप्रेक्ष्य में। अर्थात उपभोग में परिवर्तन डिवाइडेड बाय आय में परिवर्तन जो होती है उसी को हम सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। तो याद रखिएगा कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति बराबर क्या होता है? तो इसका साफ साफ एक ही फॉर्मूला है कि उपभोग में परिवर्तन डिवाइडेड बाय, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं उपभोग में परिवर्तन डिवाइडेड बाय आय में परिवर्तन। ठीक है, तो उपभोग में परिवर्तन डिवाइडेड बाय आय में परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? इसी को हम सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के नाम से जानते हैं। जो इसका ऑप्शन कौन होगा? बी सही होगा। नेक्स्ट कहता है कि एक पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में निम्नलिखित विशेषताएं। पूर्ण प्रतिस्पर्धा का अर्थ होता है फुल्ली कॉम्पिटिटिव मार्केट। कॉम्पिटिटिव मतलब प्रतिस्पर्धा मतलब होता है कि वहां पर प्रतियोगिता बहुत अधिक है। और प्रतियोगिता अधिक कब होता है?
जब बनाने वाले बेचने वाले बहुत अधिक हों, खरीदने वाले भी बहुत अधिक हों, एक ही प्रकार के वस्तु को बनाने वाले भी बहुत अधिक हो, तो कहेंगे ये पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार है, अर्थात यहां पे कंपटीशन बहुत ही हार्ड है। पहला ऑप्शन, बाजार में बड़ी संख्या में खरीदार और विक्रेता शामिल हो, एकदम सही। दूसरा, सभी फर्म समान वस्तुएं बनाती है, एकदम सही। और प्रत्येक खरीदार और विक्रेता एक मूल्य लेना चाहता है, एकदम सही। अर्थात ये तीनों का तीनों क्या है, सही है। और याद रखिएगा, जो पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार है, इसमें जो लाभ की दर है, इसमें लाभ की दर बहुत ही क्या होता है, निम्न होता है। लाभ की दर बहुत ही कम होता है। तो याद रखिए कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में लाभ की दर बहुत ही कम होती है, क्योंकि यहां पे कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। एंड लास्ट कहता है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है? कौन सा क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र? देखिए, आपको पता है कि सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र, जैसे अगर हम कंपनियों के बारे में बात करें तो दो प्रकार की कंपनी है। एक तो पब्लिक, एक क्या है, पब्लिक कंपनी, जिसे हम क्या कहते हैं, सार्वजनिक। क्या कहते हैं, सार्वजनिक। एक पब्लिक सेक्टर होता है, एक होता है प्राइवेट। एक क्या है, एक है प्राइवेट, जिसको हम कहते हैं निजी। दो होते हैं। क्योंकि भाई किसको सार्वजनिक कहेंगे, तो याद रखिएगा, जिस कंपनी में सरकार की पूंजी 51% या उससे अधिक होती है, उसको हम कहते हैं सार्वजनिक कंपनी। और जिस कंपनी में सरकार की पूंजी 49% या उससे कम होती है, उसे कहते हैं प्राइवेट कंपनी। अर्थात 49% से कम सरकार का या नहीं भी है, 100% निजी लोगों का है। तो जिस कंपनी में सरकार की पूंजी 49% से कम है या नहीं है, उसको क्या कहते हैं, प्राइवेट, निजी क्षेत्र। और जिस संगठन में या जिस प्रकार के संगठन में सरकारी पूंजी की दर 51% या उससे अधिक अर्थात 100% तक है, उसको क्या कहते हैं, सार्वजनिक कंपनी कहते हैं। तो यहां पर आप देखिए, रेलवे एकदम किसकी कंपनी है, सरकार की कंपनी है, उसमें सरकार की पूंजी 51% से अधिक है। टिस्को इसमें नहीं है, टाटा का है। रिलायंस का है। हिंदुस्तान यूनिलीवर ये विदेशी कंपनी है। और इन सब कंपनियों को किस क्षेत्र में रखा गया है, प्राइवेट सेक्टर में रखा गया, निजी कंपनियों में रखा गया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण यहां पर 25 प्रश्न थे जो आपके ऑलरेडी बिहार एसआई में पूछे जा चुके हैं भारतीय अर्थव्यवस्था विषय से। नेक्स्ट जो हमारा सेशन आएगा, उस सेशन में हम बचे और भी जो करंट है उसको और भी जो इंडियन इकोनॉमी है उसके प्रश्न को लेकर के आएंगे। तो हमारा ये जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी है, इस यूट्यूब चैनल पे आप कंटिन्यू बने रहें। हम लोग अभी इस चैनल पे पीवाईक्यू, साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट, साथ ही साथ करंट अफेयर, इन सभी को लेकर के आएंगे। तो हमारे इस वीडियो को लाइक, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। ओके, थैंक यू।